Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a very great poem written by Samuel Taylor Coleridge. The name of the poem is Kubla Khan और उसके सबटाइटल में है और A Vision in a Dream, a Fragment. तो इस सबटाइटल से ये एक चीज़ क्लियर हो रही है कि एस.टी. कॉलरिज ये हमें बताना चाह रहे हैं कि इस पोएम के थ्रू अपनी उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम के कुछ विजन्स के बारे में हमें बताएंगे, कुछ फ्रैगमेंट्स के बारे में हमें बताएंगे, वो विजन जो उन्होंने अपने सपने में देखा था। कुबला खान लिखा गया था 1797 में, पर यह पहली बार पब्लिश किया गया इन द ईयर 1816 लॉर्ड बायरन के रिक्वेस्ट पर। लॉर्ड बायरन भी एक पोएट थे। जिस बुक में कुबला खान पब्लिश किया गया उस बुक में दो और पोएम्स पब्लिश हुए थे, एक क्रिस्टाबेल और दूसरा द पेन्स ऑफ स्लीप। और ये बुक जिसमें ये तीनों पोएम्स पब्लिश हुई थी, उस बुक के इंट्रोडक्शन में कॉलरिज ने उन सर्कमस्टांसेस को भी हमसे शेयर किया है जिसके इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने कुबला खान लिखा था। 1797 के समर्स में कॉलरिज की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, वो बीमार थे और इस वजह से वो एक लोनली रिटायरमेंट एक फार्म हाउस में रह रहे थे जो सॉमरसेट और डेवॉनशायर इनके बीच में कहीं पर था। क्योंकि इनकी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए उन्हें एक पेन किलिंग ड्रग दिया गया था, एनोडाइन, दैट इज अ टाइप ऑफ ओपियम। और उस ड्रग के असर में उन्हें नींद आ गई। कॉलरिज करीब 3 घंटे तक उसी नशे में सोए रहे और जब वो उठे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं कि वो कम से कम 200-300 लाइन्स तो आराम से लिख देंगे। वो उठे, उन्होंने अपना पेपर, पेन, इंक लेकर वो बैठे, वो लिखना भी शुरू किए और वही कुबला खान के फॉर्म में आज हम प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। प्रॉब्लम छोटी सी क्या हो गई कि जब वो लिख रहे थे उसी वक्त पॉरलॉक से एक आदमी उनसे मिलने आ गया। सर्वेंट उन्हें बुला लेता है और वो उस आदमी के पास जाते करीब 1 घंटे तक वो उस आदमी के साथ इंगेज्ड हो जाते हैं और जो फ्लो ऑफ वर्ड्स उनके अंदर आ रहा था, जिस चीज़ को वो पेन डाउन करना चाहते थे, लिखना चाहते थे, उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग जाता है। और जब 1 घंटे बाद वो वापस लिखने बैठते हैं तो विजन उनके माइंड में अभी भी था, पर वो फ्लो टूट चुका था, वो एक फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में विजन था और इस वजह से उन्होंने जो कुछ भी लिखा, लास्ट के जो लाइंस हैं फ्रैगमेंटेड फॉर्म में हैं, वो कहीं कहीं से कुछ कुछ क्लिप्स सिर्फ आ रहे थे, उस हिसाब से इन्होंने लिखा, इसलिए सबटाइटल दिया एंड फ्रैगमेंट्स दैट टू ऑफ अ ड्रीम। ऐसा लग रहा है एज इफ वो एपोलोजेटिक हो रहे हैं, जैसे वो रीडर्स से माफ़ी मांग रहे हों और ये कह रहे हों कि इस वर्क को बहुत सीरियसली न लिया जाए, इसमें बहुत वाइडर मीनिंग देखने की कोशिश न की जाए क्योंकि ये फ्रैगमेंट्स है, ये एक कंप्लीट फॉर्म में नहीं लिखा जा सका है। शायद उन्होंने ये सब कुछ इसलिए भी एक्सप्लेन कर दिया होगा, अपने सारे सर्कमस्टांसेस को बता दिया होगा ताकि जो क्रिटिक्स हैं वो यूजलेसली इनके इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर के बारे में या इनकन्सिस्टेंट राइम स्कीम के बारे में, मीटर के बारे में डिस्कस न करें। बट ये सारी बातें एक तरफ रखते हैं और कुबला खान जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किसी भी तरह से इनकम्प्लीट नहीं है, वो एक कंप्लीट होल है। ये पोएम बहुत ब्यूटीफुली दो अलग अलग वर्ल्ड्स को, दो अलग अलग एक्सट्रीम्स को कंपेयर करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि आर्ट या क्रिएटिविटी, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, एक इंसान के अंदर क्रिएट करने की क्षमता होती है, वही इंसान उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की भी क्षमता रखता है। बड़े बड़े पैलेस, महल बनाए जाते हैं, उसमें तरह तरह की क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, पर फिर कोई दूसरा इंसान, कोई नेबरिंग कंट्री या कोई दूसरा राजा उस पैलेस पे अटैक करता है, उस खूबसूरती की निशानी को तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करने से पहले, समझने से पहले हम इसका एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। कुबला खान में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 36 लाइंस का है जिसमें उन्होंने कुबला खान के प्लेजर पैलेस को डिस्क्राइब किया है और ये जो 36 लाइंस का फर्स्ट पार्ट है इसको 3 स्टैंजा में बांटा गया है। फर्स्ट स्टैंजा 10 लाइंस के, सेकंड स्टैंजा 20 लाइंस के और थर्ड स्टैंजा 6 लाइंस का है। जो सेकंड और थर्ड पार्ट है इस पोएम का, वो दोनों ही पार्ट्स एक ही स्टैंजा में है। सेकंड पार्ट 5 लाइंस का है और थर्ड पार्ट 13 लाइंस का है। सेकेंड पार्ट में एस.टी. कॉलरिज एक एबिसिनियन गर्ल के बारे में बता रहे हैं जिनको उन्होंने विजन में देखा था। एक देश है अफ्रीका में, अब उसको हम इथोपिया बोलते हैं पर पहले उसका नाम एब्सिनिया था, तो वहाँ के लोगों को एबिसिनियन कहते हैं। और जो थर्ड और फाइनल पार्ट है इस पोएम का, उसमें एस.टी. कॉलरिज एक इंस्पायर्ड पोएट के पिक्चर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा पोएट जिसके पास एक योगी की पावर्स हो कि वो दुनिया में
ज़िंदगी का मतलब बदल सकता है, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है। अब चलिए हम लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं इस पोएम को। हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी समझ लेंगे और उसकी इन डेप्थ मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लास्ट में आपको QR कोड मिल जाएगा और UPI ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस पर जाकर अपना डिज़ायर्ड अमाउंट सेंड कर सकते हैं एज अ टोकन ऑफ योर हेल्प और एप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि रियल में कुबला खान कौन था। वो चंगेज़ खान का ग्रैंडसन था, यानी कि पोता था, और मंगोल डायनेस्टी का फाउंडर भी था। उसने ही बीजिंग शहर का निर्माण किया, उसको बनाया। और एक बार मार्को पोलो उनके कोर्ट में गए थे और उन्होंने जो बुक्स लिखे, जो अकाउंट्स लिखे, उसके थ्रू ये पता चलता है दैट कुबला खान वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। So let's start the line by line analysis. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. Now Xanadu क्या है? Xanadu कुबला खान का समर पैलेस था, यानी कि समर के वक्त वो उसके राज्य का कैपिटल हुआ करता था। तो कुबला खान ने ऑर्डर दिया अपने सर्वेंट्स को, अपने आदमियों को, कि वहाँ पर वो एक प्लेजर से रहने वाला एक महल बनाए। डिक्री मीन्स होता है ऑफिशियल ऑर्डर। अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। डोम मतलब क्या? गुंबद। तो एक गुंबद वाला आलीशान महल बनाए। वेयर एल्फ द सीक्रेट रिवर रैन थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन। नाउ एल्फ एक्चुअली में एक इमेजिनरी रिवर है, ऐसा कोई रिवर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस पोएम को हम आगे पढ़ते जाएंगे, हम ये रियलाइज करेंगे कि कॉलरिज एल्फ से बेसिकली आर्ट को मीन कर रहे हैं, कि किस तरह से आर्ट ओरिजिनेट करता है, फिर चलता है आगे, बढ़ता है आगे और एक दिन खत्म हो जाता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कितनी भी ग्रेट पीस ऑफ वर्क हो। तो फर्दर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये महल बनना चाहिए जहाँ पे वो पवित्र नदी एल्फ बहती है। और वो कहाँ से बहती हुई आती है? तो कैवर्न्स से। कैवर्न्स मीन्स जो बहुत गहरे केव्स होते हैं, गुफाएं होती हैं, वहाँ से वो नदी निकलते हुए आती है। वो गुफाएं, वो केव्स जिसकी गहराई को इंसान नाप भी नहीं सकता। मीन्स जो आर्ट होता है, जो कोई कला किसी इंसान के अंदर होती है, वो जैसे भगवान का एक गिफ्ट होती है, उसे इंसान मेज़र नहीं कर सकता कि किसी भी पीस ऑफ वर्क या आर्ट का स्किल की गहराई क्या है। जैसे उस नदी की गहराई, उस केव्स की गहराई, उसके सोर्स की गहराई मेज़र नहीं की जा सकती, उसी तरह इंसान के सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल से जो एक क्रिएटिविटी जगती है, उस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल को भी मेज़र नहीं किया जा सकता। डाउन टू अ सनलेस सी। नाउ सनलेस सी डिनोट करता है डेथ को। क्रिएटिविटी उस नदी की तरह मन की गहराइयों में से उठता है, जैसे वो नदी केव्स की गहराइयों में से निकलता है, फिर वो आगे बढ़ता है और उसका अंत कहाँ होता है? एक सनलेस सी में। मतलब एक नदी जाके समुद्र में मिल जाती है और अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को छोड़ देती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, वो मन की गहराइयों से कहीं से निकलते हैं और फिर उसका अंत हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए, कोई बहुत खूबसूरत महल हो या बहुत खूबसूरत घर हो या कोई बहुत खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो, एक पोएम ही क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आता है जब वो ख़त्म हो जाता है। जैसे पैलेस है, तो पैलेस को इंसान ही बनाता है, बहुत शानदार बनाता है, युद्ध होता है और फिर उस पैलेस को तोड़ दिया जाता है। और आजकल के ज़माने में तो बॉम्ब वगैरह से हम तुरंत ही किसी चीज़ को बर्बाद कर सकते हैं। सो एवरीथिंग जिसका जन्म होता है, जो एक दिन बनता है, वो एक दिन मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, खान, रैन, मैन, लास्ट के साउंड मैच कर रहे हैं। फिर सेकंड और फिफ्थ का भी डिक्री, सी। तो हम कह सकते हैं कि इन 5 लाइन्स में ए बी, ए बी ऐसे राइम स्कीम यूज़ हुए हैं। नीचे में भी आप देख लीजिए, ग्राउंड, राउंड, लास्ट के साउंड सेम है। रिल्स, हिल्स, लास्ट के साउंड सेम है। फिर ट्री का डिफरेंट हो जाता है। थोड़ी बहुत राइमिंग है। आयम्बिक पेंटामीटर जनरली यूज़ हुआ, पर हर जगह ये चीज़ फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर कुछ चीज़ इस पूरे पोएम में थ्रू आउट कोई लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, दैट इज़ एलिटरेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस। जब नज़दीक यूज़ होने वाले वर्ड्स के स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम होते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट लाइन में देख लीजिए कुबला खान, फोर्थ लाइन में देख लीजिए मेजरलेस मैन, म साउंड सेम है। फिफ्थ लाइन में देख लीजिए सनलेस सी, स साउंड सेम है। सो अलिटरेशन इज एवरीवेयर।
सेकेंड लाइन में भी डोम, डिक्री, ड साउंड। एजोनेंस कहते हैं जब किसी वर्ड्स के अंदर के वॉवेल साउंड सेम हो, और कॉन्सोनेंस जब किसी वर्ड्स के अंदर के कॉन्सोनेंट साउंड सेम हो। जैसे कुबला, खा, आ साउंड सेम है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एजोनेंस यूज हो क्योंकि वॉवेल साउंड सेम है। इसी तरह से आप और भी सारे वर्ड्स को देख करके एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिटरेशन ये सब समझ सकते हैं। सो twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round। देखिए यहाँ पर एक राइमिंग यूज़ हो रहा है, वर्ड्स के जो साउंड से वो बहुत मैच कर रहे हैं और वो एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ग्राउंड, राउंड, गर्डल्ड। गर्डल्ड मीन्स होता है इंसर्कल्ड, घेर लेना। तो ट्वाइस 5 माइल्स मतलब उस पैलेस को बनाने के लिए 10 माइल, जिसको हिंदी में मील बोलते हैं, 10 माइल ज़मीन घेर ली गई। और वो ज़मीन कैसी थी? तो फर्टाइल ग्राउंड था, क्योंकि बीच में पैलेस बनेगा, चारों तरफ जंगल होंगे, गार्डन होंगे, और उस ज़मीन को फिर टावर्स से, वॉल्स से पूरा घेर दिया गया। जैसे राजमहल होता है तो चारों तरफ उसकी बाउंड्री होती है और कौन आ रहा है, जा रहा है, बाहर में क्या कंडीशन है, ये सब देखने के लिए वॉच टावर्स होते हैं। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सिनुअस रिल्स। सिनुअस वर्ड का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे कर्व्स और टर्न्स हों, और रिल एक छोटी सी नदी को बोलते हैं। तो उस बाउंड्री के अंदर छोटी छोटी नदियाँ भी थी, जिन नदियों में बहुत सारे टर्न्स थे जो उसको एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे थे, जो उस महल के सराउंडिंग को और भी शानदार बना रहे थे। Where blossomed many an incense bearing tree and here were forests ancient as the hills। और उस जगह पे जहाँ नदियाँ थी, उस पैलेस के मतलब चारों तरफ बहुत सारे अच्छे सुगंधित फूल वाले पेड़ थे। ब्लॉसम मतलब खिलना, इंसेंस बियरिंग ट्री, इंसेंस मीन्स खुशबू, तो वैसे पेड़ थे जिसमें कि खुशबू वाले फूल ब्लॉसम करते थे, खिलते थे। और वहाँ पर जंगल भी था जो कि हिल्स के जितने पुराने थे, मीन्स काफ़ी पुराना जंगल था। लाइंस के थ्रू पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि आर्ट और ब्यूटी एजलेस होता है। वो क्या कह रहे हैं कि ये हिल्स जितने पुराने हैं उतना ही पुराने ये पेड़ भी हैं, उतना ही पुराना ये जंगल भी है जो इन हिल्स पे ग्रो कर रहा है। मीन्स ये धरती जब से शुरू हुई तब से खूबसूरती की भी अपनी जगह है, आर्ट की भी अपनी जगह है। एनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। नाउ अगर मानिए बहुत घने जंगल भी हैं, तब भी कहीं कहीं पर जहाँ पे थोड़े पत्ते कम होते हैं, बीच बीच से सूरज की रोशनी आ जाती है। तो कह रहे हैं पोएट कि कितना खूबसूरत वो सीन होता है जहाँ इतना खूबसूरत पैलेस है, उसके चारों तरफ जंगल है, कहीं कहीं पर धूप की रोशनी नीचे पड़ती है, स्पॉट्स के जैसे दिखाई देती है उस हरियाली के बीच। बट ऑन दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill athwart a sedan cover। ना इसमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग हम समझ लेते हैं। चैज़्म वर्ड का मतलब होता है जैसे कि ज़मीन पे कहीं छेद होता है, होल इन द ग्राउंड। अथॉट मीन्स होता है फ्रॉम साइड टू साइड। सेडान मीन्स होता है समथिंग रिलेटेड टू सेडार ट्रीज़। तो उन पहाड़ों पर जो पेड़ था वो शायद सेडार का पेड़ था, तो उन पेड़ों के बीच में, उस पहाड़ के बीच में एक गॉर्ज था, एक वैली थी, एक कट था, और वो वाइल्डरनेस में भी एक खूबसूरती थी, एक रोमांटिक फीलिंग को ज़िंदा कर देने वाली। अ सैवेज प्लेस, सैवेज मीन्स होता है वाइल्ड प्लेस, तो वाइल्डनेस विथ ब्यूटी। तो मे बी पोइट ये भी कहना चाह रहे हो कि जो रियल ब्यूटी होती है वो रॉ होती है। बहुत ज़्यादा आप उसको आर्टिफिशियल टच दे दें तो शायद वो ब्यूटी उतनी शानदार नहीं रहती, वो आर्ट उतना शानदार नहीं रहता। As ever beneath a waning moon was haunted by women wailing for her demon lover। Now यहाँ पे पोएट कुछ एक सुपरनैचुरल एलिमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिस्टिकल मिस्टीरियस सी चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इसलिए देखिए थोड़ा डार्कनेस टाइप के वर्ड्स यूज हुए, वेनिंग। ना मून के दो फेज होते हैं, वेनिंग एंड वैक्सिंग। वेनिंग फेज बोलते हैं जब मून घट रहा होता है, जैसे मान लीजिए फुल मून है, देन थोड़ा घटा, फिर हाफ हुआ, देन क्रेसेंट हुआ, देन गायब। इसको वेनिंग फेज, यानी कि रोशनी घटती जा रही है, अंधकार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इन लाइंस के थ्रू क्या वो बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई वुमेन, वेल मीन्स टू क्राई,
अपने डेमन लवर के लिए, उसके लिए तड़पती रही हो, रोती रही हो, उस वुमेन की आत्मा से जैसे ये जगह हॉन्टेड हो। डेमन से वो एक सुपरनैचुरल एलिमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सैतानिक पावर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सैतान था, कोई शैतान था, जिससे कि एक ह्यूमन वुमेन वो प्यार में पड़ गई और शायद वो उसको धोखा दे दिया, छोड़कर चला गया, या जो भी केस था। तो वहाँ पर वो जगह उस वुमेन की आत्मा से हॉन्टेड है। And from this chasm with ceaseless turmoil seething, as if this earth in fast thick pants were breathing, a mighty fountain momentarily was forced. Now कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं। जैसे पैंट मीन्स ऐसे जो एक हाँफने वाली एक साउंड आती है, दैट एक्शन, दैट इज कॉल्ड पैंटिंग। और टर्मोइल मीन्स सम डिस्टर्बेंस, सीदिंग मीन्स समथिंग जो कि बहुत एंग्री हो। उस हिल में से जो होल जैसा था, एक वैली जैसी थी, उस जगह में कुछ एक डिस्टर्बेंस था, जैसे कि अर्थ गुस्से में उबल रहा हो। मीन्स वहाँ पे कोई पानी का एक सोर्स जैसा था और उसमें से बहुत साउंड आ रहा है। पोएट ये शायद कहना चाह रहे हैं कि वो वाइल्डरनेस में से ही लाइफ क्रिएट होता है। और जो पैंटिंग वर्ड है वो एक इनडायरेक्टली सेक्सुअल एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है और उस दौरान क्रिएट होता है लाइफ। इन लाइंस के थ्रू पोएट क्रिएटिविटी को डिनोट करना चाह रहे, लाइफ के क्रिएशन को डिनोट करना चाह रहे, आर्ट के क्रिएशन को डिनोट करना चाह रहे हैं। एंड फ्रॉम दिस चैज़्म, पहाड़ में जो एक खाई जैसा था, उसके थ्रू सीजलेस, सीजलेस मीन्स समथिंग जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, वो कॉन्टिन्यूअस हो रहा हो। टर्मोइल सीदिंग, as if this earth in fast thick pants were breathing, जैसे कि जो अर्थ है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाफ करके सांस ले रहा। A mighty fountain momentarily was forced, और वहाँ से एक बहुत ही माइटी में शक्तिशाली, बहुत तेज़ से एक शक्तिशाली फाउंटेन के जैसा, फव्वारे के जैसा पानी निकल रहा था। आर्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक बहुत नेचुरल फीलिंग्स चाहिए, एक रॉ एटीट्यूड चाहिए। Amid whose swift half intermitted burst used fragments vaulted like rebounding hail. इंटरमिटेड मतलब होता है जो सस्पेंडेड हो, जो कहीं पे जैसे तैर रहा हो। वॉल्ट वर्ड का मतलब होता है एक आर्च्ड स्ट्रक्चर जो स्टोन या कंक्रीट का बना। तो वो जो पानी नीचे से निकल रहा था उसमें बहुत सारे रॉक्स भी सस्पेंडेड थे, क्योंकि पानी इतना फोर्सफुली निकल रहा था कि वहाँ पे जो भी चट्टान होगा वो भी थोड़ा थोड़ा टूट रहा था और उस पानी के साथ निकल रहा था। और एक ऐसा लग रहा था ऐसे चट्टान का, पत्थरों का एक आर्च्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। एमिड मतलब बीच में, whose swift half intermittent burst, वो जो पानी बर्स्ट करके निकल रहा था उसके बीच में बहुत सारे पत्थर भी सस्पेंडेड थे। ह्यूज फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा। वॉल्टेड लाइक रीबाउंडिंग हेल, नाउ लाइक से कंपेयर किया जा रहा, आप कह सकते हो सिमिली यूज़ हो रहा है। तो वो जो चट्टान निकल रहा था वो कैसा लग रहा था? वो लग रहा था जैसे कि ओला गिरता है। हेल मीन्स जो पत्थर के टुकड़े, बर्फ़ के टुकड़े आसमान से गिरते हैं। तो लग रहा था एज इफ वो रिबाउंड कर रहा है, ऊपर से नीचे के बदले नीचे से ऊपर हो रहा है। शैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल। फ्लेल क्या होता है? फ्लेल वो मशीन है जिससे कि कुटाई की जाती है और धान या गेहूं, उसका शैफ, उसके छिलके को हटाया जाता है। तो वो पत्थर जो निकल रहा था वो या तो रिबाउंडिंग हेल के जैसा लग रहा था, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि एक थ्रेशर जो मशीन है जो अनाज में से शैफ को, छिलके को अलग करती है। इस प्रोसेस के दौरान जिस तरह से वो अनाज उड़ता है, उछलता है, बिल्कुल उसी तरह वो पत्थर के टुकड़े भी दिख रहे थे। और शैफी ग्रेन मतलब वो अनाज जिसके ऊपर अभी भी शैफ लगा हुआ है, उसका छिलका लगा हुआ है। बीनीथ नीचे, द थ्रेशर्स फ्लेल, वो थ्रेशर का जो कूटने वाला पार्ट होता है उसके नीचे जिस तरह से अनाज उछलते हैं। एंड एमिड, वहाँ पे कॉमा है मिड के पहले, वहाँ पे एक लेटर मिसिंग है। एंड एमिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस एंड एवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सीक्रेट रिवर। और ये जो रॉक्स ऊपर हो रहे थे, नीचे होते एज इफ वो डांस कर रहे हों उस पानी के साथ, उन सभी के बीच से वो पवित्र नदी निकल रही थी। वो पवित्र नदी जिसका जिक्र शुरू में हुआ था, द रिवर एल्फ। मुश्किलों से इतने फोर्सेस को अप्लाई किए जाने के बाद तब जाकर वो एक पवित्र चीज़ बाहर निकली, वो क्रिएट हुई। 5 miles मेंडरिंग विद अ मेजी मोशन। मेजी मीन्स डिजी, जिससे चक्कर जैसा हो।
तो मेंडरिंग मीन्स जो बहुत कर्व से ऐसा घूमता हुआ निकले। तो वो नदी करीब 5 मील तक इस तरह से बहुत सारे कर्व्स से होते हुए निकलती है, वो कर्व्स जिसमें शायद इंसान को चक्कर आ जाए। थ्रू वुड एंड डेल द सीक्रेट रिवर रैन। डेल मीन्स वैली, तो जंगलों से गुजरते हुए, उन वैलीज से गुजरते हुए ये पवित्र नदी आगे बढ़ती है। देन रीच्ड द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, और फिर उन केव्स में घुसती है, वो केव्स जिनकी गहराइयों को मैन नाप नहीं सकता, वो केव्स जो अनफैथमेबल हैं। एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशियन। लाइफलेस ओशियन यहाँ पे अगेन डेथ को डिनोट कर रहा है। ऐसा जमीन बहुत फोर्सफुली उस नदी को क्रिएट करके धरती पर ऐसे निकालता है। बिल्कुल उसी तरह एक इंसान का जब बर्थ होता है तो उतनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती है, जिस तरह से वो नदी आगे बढ़ती है और बहुत सारे कर्व्स से होकर गुजरती है। हमारी ज़िंदगी भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, बहुत सारे इवेंट्स से गुजरती है और फिर ज़िंदगी के इतने सारे कन्फ्यूजन्स, नॉइजेस के बीच वो जाकर एक मौत के मुंह में घुस जाती है, शांति हो जाती है उसके बाद। बिल्कुल उसी तरह से वो नदी बहुत सारे टर्न्स, ट्विस्ट ली और फिर उस लाइफलेस ओशन में जाकर मिल गई, अपना एग्जिस्टेंस छोड़ दी। लेकिन क्या हुआ, वो डीप कैवर्न्स में गई। बिल्कुल उसी तरह से इंसान अपने लाइफ के बीच में कुछ चीज़ें क्रिएट करता है, उसके अनकॉन्शियस माइंड लेवल से बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जैसे कि एक पोएट है तो उसके माइंड में बहुत सारे फ्लो ऑफ वर्ड्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उसको वो पेन डाउन करता है, लिखता है। बिल्कुल उसी तरह से एक पेंटर भी अपने वर्क्स को क्रिएट करता है, एक मूवी डायरेक्टर एक फिल्म क्रिएट करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में होती हैं। एंड देन एक पॉइंट आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे हमारे जीते जी या हमारे मरने के बाद। एंड amid this tumult कुबला heard from far ancestral voices professing war। ये सारे जो हो हल्ला हो रहा है, नॉइजेस हो रहे हैं, नदी बह रही है, उसकी एक आवाज़ है। उन सब के बीच कुबला खान को कहीं पर अपने एंसेस्टर्स की आवाज़ सुनाई देती है जो वॉर की प्रोफेसी कर रहे हैं, मतलब वॉर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कुबला खान एक कितना सुंदर पैलेस तैयार करने का ऑर्डर देता है, सब कुछ बहुत खूबसूरत बन रहा होता है, लेकिन तभी वो रियलाइज़ करता है, उसके पूर्वज जैसे उसे कह रहे होते हैं कि सब कुछ क्रिएट कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि कभी ना कभी वॉर होगा और उस युद्ध में तुम्हारे ये खूबसूरत क्रिएशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। डोम ऑफ प्लेजर मतलब क्या, वही पैलेस, डोम शेप्ड का था वो पैलेस, एंड इट वाज अ प्लेस ऑफ प्लेजर। इसलिए डोम ऑफ प्लेजर से कॉलेज यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं उस पैलेस को। तो उसकी परछाई उस नदी में पड़ रही थी, उस नदी के वेव्स के बीचों बीच पड़ रही थी। तो अगर आप इस सीन को देखते तो आपको ऐसा लगता है एज इफ वो नदी में कुछ हिस्सा शैडो से ढका हुआ और कुछ हिस्सा रोशन है, कहीं अंधेरा है कहीं रोशनी है, बिल्कुल हमारे लाइफ के जैसे। There was heard the mingled measure from the mountain and the caves. It was a miracle of rare device. Miracle means एक चमत्कार। A sunny pleasure dome with caves of ice. तो कॉलेज कुबला खान के इस महल को एक आइडियल पीस ऑफ आर्ट मान रहे हैं जो कि अपोजिट्स का एक मिक्सचर था। बिल्कुल उसी तरह से वो पैलेस का कुछ हिस्सा जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से पड़ रही थी, सनी एरिया था, वहीं पर उस पैलेस का जो फाउंडेशन था, जो उसका एक सिरा था, वो आइसी केव्स से घिरा हुआ था जहाँ धूप की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी। तो द सन एंड द आइस, एक तरफ वार्मथ है एक तरफ कोल्डनेस है। सो दैट पैलेस वॉज अ रेयर क्रिएशन, अ रेयर डिवाइस। एक तरफ क्रिएशन का हाइट था तो वहीं दूसरी तरफ डेथ भी था। जहाँ एक तरफ सब कुछ सुंदर सा दिखाया जा रहा था तो वहीं पर एक एंसेस्टर्स को दिखाया जा रहा जो कि बोल रहे हैं दैट देयर विल कम अ टाइम जब ये कितनी भी खूबसूरत चीज़ हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। नाउ स्टार्ट्स द सेकेंड पार्ट, अ डैमसेल विथ अ डल्सिमर इन अ विजन वंस आई सॉ। यहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन नैरेटिव यूज़ कर रहे हैं कॉलरिज कि एक बार एक विजन, एक सपने में मैंने एक दृश्य देखा जहाँ पे एक डैमसेल कहते हैं एक अनमैरिड यंग वुमन को। तो एक डैमसेल, एक अनमैरिड यंग वुमन डल्सिमर के साथ, डल्सिमर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके साथ थी। इट वॉज एन एबिशीनियन मेड, मेड कहते कुमारी लड़की को। एबिशीनियन जैसा हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, एबिशीनिया इथोपिया देश का पुराना नाम था, तो वहाँ की वो लड़की होगी इसलिए एबिशीनियन बोल रहे हैं। एंड ऑन हर डल्शिमर शी प्लेड
सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा। माउंट एबोरा एक इमेजिनरी प्लेस है। तो कॉलरिज ये बोल रहे हैं कि एक बार उनको विजन हुआ था उस खूबसूरत लड़की का जिसके म्यूज़िक में जादू था, उसके सॉन्ग में जादू था, और माउंट एबोरा उस प्लेस के बारे में उसका जो डिस्क्रिप्शंस था उसमें भी एक मैजिक था। ये हो गया सेकंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट में जो आई है, जो स्पीकर है, वो ये कह रहे हैं, कुड आई रिवाइव विद इन मी, अगर उस म्यूज़िक को काश मैं अपने अंदर रिवाइव कर पाता, जिंदा कर पाता, हर सिम्फनी एंड सॉन्ग। सिम्फनी कहते हैं एक लॉन्ग पीस ऑफ म्यूज़िक। उसकी म्यूज़िक को अगर मैं खुद के अंदर जिंदा कर पाता, उसके उस गाने को मैं खुद से रिवाइव कर पाता, टू सच अ डीप डिलाइट इट वुड विन मी, दैट विथ म्यूज़िक लाउड एंड लॉन्ग आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर। और अगर वो म्यूज़िक मैं रिवाइव कर पाता तो उस म्यूज़िक को मैं गा कर, उसको क्रिएट कर, जैसे मैं अपनी वर्ड्स के थ्रू, अपनी म्यूज़िक के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू हवा में उस डोम को क्रिएट कर पाता, वो माउंट एबोरा जगह क्रिएट कर पाता जिसके बारे में वो सॉन्ग था। दैट सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइस से फर्स्ट पार्ट का जिक्र हो रहा है जहाँ पे वो कुबला खान का पैलेस था। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर एंड ऑल शुड क्राई बी अवेयर बी अवेयर। और मेरे उस सॉन्ग, उस म्यूज़िक में इतनी शक्ति होती कि जो लोग उसको सुनते उनके इमेजिनेशन में वो खूबसूरत सी चीज़ क्रिएट हो जाती। नाउ आगे स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई इंसान एक बहुत ही शानदार चीज़ को क्रिएट करता है, जब उसके अंदर क्रिएटिविटी की इतनी अच्छी पावर डेवलप करती है, तो लोग नहीं चाहते कि वो ग्रो करे, क्योंकि लोग नॉर्मल लाइफ में जीना चाहते हैं, वो बहुत बेसिक नीड से ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो ब्यूटी के तरफ बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहते, आर्ट को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। और जब कोई इंसान इस रास्ते से अलग होकर आर्ट की तरफ बढ़ता है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो उसको रोकना चाहते हैं। इसलिए आगे लिखा है कि और जब मैं ऐसा करता और लोग अपने माइंड में उस डोम को इमेजिन कर पाते, तो लोग उसको देखकर चिल्लाते और कहते, बी अवेयर, सावधान सावधान हो जाओ। His flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread. For he on honey dew hath fed and drunk the milk of paradise. तो यहाँ पे flashing eyes, फ्लोटिंग हेयर से किसको डिनोट कर रहा है? कैरिज्मेटिक पर्सन को, जिसके पास ये क्षमता होती है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, हिप्नोटाइज कर ले। तो इसलिए लोग कहेंगे कि सावधान सावधान, क्योंकि वो जो कुछ भी बोल रहा है हमारे माइंड में वो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, वो हमें हिप्नोटाइज कर रहा है। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, ये किस बात को डिनोट कर रहा है? जैसे मान लीजिए कोई डेमन है जो आगे बढ़ रहा है, जो हमें अपने काबू में करना चाह रहा है, तो जब हम उसके चारों तरफ 3 सर्कल लेंगे तो ऐसी मान्यता है कि वो कंट्रोल में आ जाएगा, वो हमारी तरफ नहीं बढ़ेगा और हमको अपने कंट्रोल में शायद न कर पाए। और फिर पोएट कह रहे हैं कि लोग ऐसा कहेंगे दैट क्लोज योर आईज विथ होली ड्रेड, और फिर अपने आंखों को बंद कर लो, उसकी तरफ मत देखो। फियर हिम, उससे डर कर रहो और उससे दूर रहो, क्योंकि उसने उस अमृत को पी रखा है, उस पैराडाइज के मिल्क को पी रखा है और वो इमॉर्टल हो चुका है, वो अब कभी नहीं मर सकता। मीन्स कॉलरिज ये भी कह रहे हैं कि जो आर्टिस्ट एक ग्रेट वर्क को क्रिएट कर दे, जो पोएट एक ग्रेट पोएम को क्रिएट कर दे, वो कभी मर नहीं सकता, वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये पूरा पोएम अब अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी फाइनेंशियली, दिस इज माय QR कोड and my UPI ID. Now, what are the themes of this poem? The first theme is pleasure and violence. Second is creativity and reason. Reason की बात क्यों आई? क्योंकि पोएट ये कह रहे हैं कि जब तक हमारा माइंड का वो स्टेट होता है जहाँ पर हम रीजनेबल होकर काम करते हैं, हम कोई बड़ा पीस ऑफ वर्क क्रिएट नहीं कर सकते। जब हम और थोड़े डेप्थ में जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल तक जाते हैं, तब जाकर एक ग्रेटर पीस ऑफ वर्क क्रिएट हो पाता है। Then is the limits of creativity. कुबला खान को हम एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर या एलेगरी की तरह भी पढ़ सकते हैं, जो कि ह्यूमन क्रिएटिविटी के पावर्स को बताता है। ऑल्सो इस पूरे पोएम में इंजैममेंट लिटरेरी डिवाइस भी यूज़ हुआ, जिसे रन ऑन लाइन भी कहते हैं, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कार्ड दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मैंशनड होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि पोएम का लाइन ख़त्म हो जाता है पर सेंटेंस फिनिश नहीं होता। तो वैसे तो ये चीज़ पूरे पोएम में यूज़ हुआ है, पर हम आपको 1-2 एग्जाम्पल इस पोएम से लेकर समझा देते हैं। शुरू के लाइंस में आप देख लीजिए, इन ज़ेनेडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री। तो सेंटेंस
सेकेंड लाइन में ख़त्म होता है, तो फर्स्ट से सेकेंड लाइन सेम सेंटेंस रन कर रहा है. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑन लाइन और इंजैममेंट. फिर हनी ड्यू और मिल्क ऑफ पैराडाइज, इससे हम एल्यूड कर सकते हैं वो मिथिकल फूड को, उस खाने को जो माना जाता है ऐसा कि भगवान खाते हैं और उसको खाने से लोग अमर हो जाते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि एक कवर्ड वे में, एक व्हील्ड वे में हनी ड्यू या मिल्क ऑफ पैराडाइज उस ओपियम को एल्यूड कर रहा है जो कॉलरिज ने लिया था इस पोएम को विजन करने से पहले. मीटर्स की जहाँ तक बात है तो फिक्स्ड मीटर नहीं है, कहीं पर आयम्बिक टेट्रामीटर, कहीं पर आयम्बिक पेंटामीटर और कहीं पर आयम्बिक ट्राईमीटर भी यूज़ हुआ है. अगर आपको मीटर्स के बारे में डिटेल में जानना है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है. सो गाइज, होप आपको ये पूरा पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thanks a lot.